हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप्ता। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और बहुत ही इग्नोर्ड स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी सोते समय सांस की नली में रुकावट। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बहुत ही कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम अमेरिका की कम से कम 3% जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के केसेस की परसेंटेज भी बढ़ती चली जाती है। मेल्स में ये फीमेल्स के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि मेल्स में फैट जो होता है वो नेक पर ज़्यादा इकट्ठा होता है। 60 साल के ऊपर के लोगों में और ख़ासकर मोटे लोगों में इसकी जो परसेंटेज है कम से कम 25% तक हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम का मतलब है सांस के रास्ते में रुकावट। एपनिया का मतलब है सांस में रुकावट। अगर 10 सेकंड से ऊपर की जो सांस रुकती है सोते समय, तो वो एक सिग्निफिकेंट सांस रुकना होता है और इसे हम कहते हैं एपनिया। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस जो होते हैं मुंह और नाक के रास्ते होते हुए, गले से होते हुए, सांस की नली यानी ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चली जाती है। जो गले की मांसपेशियां होती हैं उन्हें हम फेरिंग्स कहते हैं या फेरेंजियल मसल्स कहते हैं। नॉर्मली ये रास्ता जो है खुला रहता है, पर जब हम लेटते हैं खासकर सुपाइन पोजीशन में, तो फेरेंजियल मसल्स थोड़ी सी कोलैप्स कर जाती हैं, रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है, पर फिर भी सांस आराम से पास हो जाती है अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम आपको नहीं है। पर अगर मोटापा होता है, नेक में ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है जो आपका फेरेंजियल मसल्स को प्रेस करता है, या एडिनॉइड्स या आपके टॉन्सिल्स हो जाते हैं जो आपके सांस की नली में रुकावट करते हैं, या आपकी टंग जो होती है पीछे की तरफ गिर जाती है सोते सोते, जिसे टंग फॉल कहते हैं, या फिर एजेड लोगों में जो फेरिंग्स की मसल्स शिथिल हो जाती हैं, वैसे केसेस में, या जबड़ा जब छोटा होता है और पीछे की तरफ होता है तो वो फेरेंजियल मसल्स को प्रेशर डालता है और रास्ता नैरो हो जाता है। जब नैरो हो जाता है रास्ता, तो जब आप सोते नहीं हैं तब तो आसानी से सांस पास हो जाती है, पर जब आप लेटते हैं और सोते हैं तो ये फेरेंजियल मसल्स और कोलैप्स कर जाती हैं और शिथिल हो जाती हैं, तो इसमें से सांस जो है बड़ी मुश्किल से होते हुए पास होती है। तो जब सांस कम जाती है लंग्स में तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जब कम होता है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे आपको नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो फिर सांस तेज़ी से आदमी लेता है, ऑक्सीजन पूरी करता है, और फिर जब ऑक्सीजन पूरी कर लेता है तो फिर दोबारा सोता है, और फिर यही क्रिया कई बार रिपीट होती है, यही साइकिल कई बार रिपीट होती है सोते रात को। तो कई बार जो है सांस में सोते जगते सारी रात निकल जाती है, स्लीप की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है, और इससे सुबह उठने में जो फ्रेशनेस होती है वो फ्रेशनेस नहीं होती है। सुबह उठने पर सिर में दर्द, इरिटेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर और कभी कभी दिन के समय नींद भी आते रहती है। जब सांस की नली पतले रास्ते जब सांस जो है पतले रास्ते से पास होती है तो खर्राटे भी आते हैं, स्नोरिंग होती है। अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी नहीं किया जाए तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हार्ट रेट में इरेगुलरिटी, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस अर्ली ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम काफ़ी सारे केसेस में क्लिनिकली एविडेंट होता है उसके सिम्टम्स के आधार पर, और मोटापा अगर होता है पेशेंट में और मेल अगर पेशेंट होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम उसके सिम्टम्स पर, उसके फिजिक के हिसाब से हम उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसको कंफर्म हम स्लीप स्टडी से कर सकते हैं। माइल्ड केसेस में हम लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स और एंटी डिप्रेसेंट को नहीं लेना चाहिए, साइड में सोना चाहिए, और अगर इन तरीके से नहीं ठीक होता तो कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन देते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो नाक या मुंह पर मास्क लगा होता है, उसके साथ में पॉजिटिव प्रेशर से एयर आती है, जो हमारे जो नैरो फेरेंजियल एयरवे होता है उससे जब पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन होता है तो वो उसमें से होते हुए लंग्स में चली जाती है एयर। कुछ रेजिस्टेंट केसेस में सर्जरी भी होती है। कॉमन सर्जरी जो है वो यूवुलोपैलेटल फेरेंजियल प्लास्टी है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के कारणों में सबसे ऊपर है मोटापा। मोटापे में
गले के चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है। जब फेरेंजियल मसल्स के आसपास फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वो फेरेंजियल मसल्स को प्रेस करता है, तो जिससे वो फेरेंजियल मसल्स कोलैप्स हो जाती हैं और लेटने पर खासकर सुपाइन पोजीशन में और कोलैप्स हो जाती है। मेल्स में फैट जो होता है फीमेल्स के मुकाबले नेक पे ज़्यादा इकट्ठा होता है, इसलिए मेल्स में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो फेरेंजियल मसल्स शिथिल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। नंबर 3 पर आता है, जब जो मैंडिबल या जबड़ा जो होता है छोटा हो और पीछे की तरफ हो, ये भी फेरेंजियल मसल्स को प्रेस करता है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। नंबर 4 पर आता है, अगर टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स सूजे हों या बड़े हों तो उसकी वजह से भी एयरवे में रुकावट आती है, उसकी वजह से भी जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के केसेस मिल सकते हैं। ओएसए यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के सिम्टम्स में सबसे ऊपर आता है खराटे आना या स्नोरिंग। नंबर 2 पर आता है अर्ली मॉर्निंग हेडेक, जो कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने की वजह से होती है। नंबर 3 पर आता है इरिटेशन, आदमी इरिटेबल रहता है। नंबर 4 पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पेशेंट किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और नंबर 5 पर आता है टायर्डनेस या फटीग, थकान रहती है। और नंबर 6 पर आता है डे टाइम स्लीप, यानी कि दिन में नींद उसे आती रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी या स्कूटर चलाते चलाते पेशेंट सो जाता है और एक्सीडेंट्स कर लेता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम की डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है, उसे खर्राटे आते हैं, दिन के समय नींद आती रहती है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होती हैं और इरिटेशन रहती है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेट किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो उसे ओएसए हो सकता है। पर उसको पक्का करने के लिए लेबॉर्ट्री में स्लीप स्टडी करते हैं। स्लीप स्टडी में कई पैरामीटर्स को देखा जाता है, जिसमें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एपनिक स्पेल्स यानी कि कितनी देर के लिए सांस रुकी और कितने स्पेल्स आए सोते समय, कितनी और एपनिया जो है कितनी देर तक रहा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उसके आधार पर उसकी डायग्नोसिस बनाई जाती है। और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम है और एपनिक स्पेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी गिर जाता है रात को सोते समय, तो हमें सीपैप या कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन जो होता है उसको देते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के सिम्टम्स हम ध्यान नहीं देते या फिर उसकी डायग्नोसिस नहीं होती है, तो उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के वो पेशेंट जिनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता या फिर जो फ्लक्चुएट करता रहता है, ऐसे केसेस काफ़ी सारे जो होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के केसेस होते हैं। नंबर 2 पर आता है डायबिटीज़, आगे चल के डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। नंबर 3 पर आता है हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। नंबर 4 पर एरिथमियाज हो जाते हैं। एरिथमियाज मतलब हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है या फिर हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाती है। और नंबर 5 पर आता है आपका स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स हो जाते हैं, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सारे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कभी कभी रात को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम अगर में एपनिक स्पेल्स ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन काफ़ी गिर जाती है रात के समय, तो ऐसे केसेस में हार्ट रेट काफ़ी इरेगुलर हो जाती है और रात को सोते समय कभी कभी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है एरिथमियास की वजह से, हार्ट बीट इरेगुलर होने की वजह से। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के जो माइल्ड केसेस होते हैं उनको हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ऊपर आता है वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज। इसके बाद पेशेंट को ये कहना चाहिए कि वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेट के साइड में सोए, करवट लेके सोए, जिससे थोड़ा फेरेंजियल एयरवे ओपन हो जाता है या वो खुल जाता है। उसके बाद स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल, नींद की गोलियां और एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए। जो सीवियर केसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम के, उनके लिए हम कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन ही देते हैं, जो मुंह और नाक पर एक मास्क लगा के उसके थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन देते हैं, जिससे फेरेंजियल एयरवे ओपन हो जाता है। कुछ केसेस में सर्जरी भी होती है। सबसे कॉमन सर्जरी जो है यूवलो पैलेटो फेरेंजियल प्लास्टी है, जिसमें फेरेंजियल एयरवे को ओपन करने के लिए सर्जरी की जाती है। आज बस इतना ही, फिर कभी किस वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे आपके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।